डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। ट्रंप ने आगे उन्होंने कहा कित्थे मेरा यार, उन्होंने कड्डो जेल तो बाहर। Welcome to another episode of Excuse Me with Ahmed Ali Butt. We are in Houston right now और Houston की जहाँ बात करते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया उन्हें खंगया नहीं, तो उसी तरह जिन्हें ह्यूस्टन नहीं वेखिया उन्हें वाकई पाकिस्तानी नहीं थे वेखे, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तानी की, और जहाँ पाकिस्तानी की पॉपुलेशन होती है वहाँ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं। और आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है, क्या बात है जी, बड़ी दबंग पर्सनैलिटी है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से भी इनका ताल्लुक है, US पॉलिटिक्स से भी इनका ताल्लुक है, इमरान खान साहब से भी इनका ताल्लुक है, ह्यूस्टन से बड़ी लॉबी भी करते हैं। प्लीज़ वेलकम ऑन द शो मिस्टर आतिफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, आप बड़े गुड लुकिंग बंदे हैं और माशाल्लाह पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। मानसेरा से आपका ताल्लुक है, क्यों पॉलिटिक्स में क्यों घुस गए? सर, मैं एक्चुअली मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरी फैमिली भी पॉलिटिक्स में थी। मेरे दादा बड़े एक्टिव थे प्री पार्टीशन। अच्छा जी। यस, एंड देन मुझे मौका मिला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जाने का। वहाँ मेरे साथ अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम। आजकल तो गंडापुर से बड़े फेमस हुए हैं। बिल्कुल जी, 4 तारीख के बाद गंडापुर थोड़ा अंडर प्रेशर आया है, बल्कि सारी हमारी उसके ऊपर भी बात करेंगे। सारी लीडरशिप अंडर प्रेशर आई है, थोड़ा अंडर क्रिटिसिज्म भी आए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 8 फरवरी बल्कि पिछले 2.5 साल में जो PTI की लीडरशिप के साथ हुआ है ना, ये पाकिस्तान में हिस्ट्री में पहले देखा ही नहीं गया। उसके बावजूद उन लोगों ने जिस तरह उस पार्टी को रखा हुआ है, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। आप ये देखें कि मुशर्रफ के आने के बाद पूरी नून लीग काफ लीग बन चुकी थी। नून लीग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 2 बंदे जेल में, वो हाशमी साहब जेल में चले गए थे, एक आध, बाकी तो सारे बाहर निकल गए थे, बाकी सारे काफ लीग बन गए थे। जो हाँ जी, PTI आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। एक प्रोविंस का उनके पास गवर्नमेंट है, दो कि इतना बड़ा रिगिंग की गई है उसके बावजूद भी। तो मैं अपनी लीडरशिप से ये भी बोलता हूँ, उन्होंने बड़ी सख्तियाँ सहने के बावजूद आज भी पाकिस्तान वो खड़े हुए हैं, खान साहब से के साथ खड़े। और अली अमीन की मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि ही इज वन ऑफ द लॉयलेस्ट टू खान साहब। सर देखिए, मैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाह रहा हूँ। मनसेरा साहब का ताल्लुक था, आप 18 साल की उम्र में ही आपने पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। फैमिली की तरफ से प्रेशर था, फैमिली की तरफ से इंक्लिनेशन थी कि भाई पॉलिटिक्स में ही आना है, या कुछ सोचा हुआ था कि नहीं यार डॉक्टर इंजीनियर और वो बनना है? एक्चुअली जी, खान साहब के साथ जो मेरा बॉन्ड बना था ना, वो बना था बिकॉज ऑफ शौकत खानम व्हेन आई वाज 16 इयर्स एज। ओके। तो मैं एफटरबाद पब्लिक स्कूल में था, उस वक्त खान साहब ने अपना शौकत खानम का जो वो शुरू किया, इसकी फंड रेजिंग किया करते थे और स्कूल में भी खान साहब जाते थे, आपको भी याद होगा। जी जी। तो तब ने शौकत खान के लिए तब ने किया था। तो खान साहब उस वक्त, मुझे याद है, एक चीज होती थी कि आप जितने टेबल्स सेल करेंगे, फंड रेज करेंगे, आपको कर मिलता था, बल्ला मिलता था। डिनर करेंगे। वो तो बिल्कुल इनिशियल में, आपको बिल्कुल फर्स्ट ईयर की बात करें, वो आई सोल्ड लॉट ऑफ टेबल्स। मैंने खान साहब के साथ डिनर्स भी किए। तो खान के साथ एक भी हीरो भी था हमारा, फिर शौकत खानम, वो एक बॉन्ड बन गया। तो भी उस वक्त से हम खान साहब को वी यूज्ड टू लुक अप टू हिम। हाँ सर, बगैर डोनेशन चैरिटी एक चीज होती है, जब पॉलिटिक्स है वो तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स मेरे दादा की वजह से भी मेरी इंक्लिनेशन थी पॉलिटिक्स की। भाई जब खान साहब आए, एक लीडर, एक वी यूज्ड टू लुक अप टू हिम, उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान का फ्यूचर इस बंदे के साथ है। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गया। वहाँ से जब मैं वापस मानसेरा आया ना, उस टाइम पे मानसेरा पे बड़े सोशल इश्यूज थे। सबसे बड़ा इश्यूज ये था मानसेरा का कि वहाँ बहुत मेरी फैमिली के काफी लोग वो हेरोइन एडिक्ट लोग थे। अच्छा, बड़ी यंग डेथ्स हो रही थी, वो सारी चीजें। तो मुझे याद है कि एट द एज ऑफ 19 मैंने वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू की, एंटी नारकोटिक्स। और अभी भी मानसेरा में जो लोग रहते हैं उनको याद होगी। तो मैंने पूरे मानसेरा की यूथ को अपने साथ मिला के वो मूवमेंट शुरू की थी। जी जी। उसी टाइम पे खान ने 96 में पॉलिटिकल पार्टी ले आए। तो मैंने कहा यार, ये तो अगर खान ही वो है जो देखें, शौकत खानम भी लाया है, लीडर है, वो सोशल इश्यूज पे इन पे बात भी करता है, उस पर स्टैंड भी लेता है। तो मेरा ख्याल है कि खान की इस मूवमेंट कैसा भी बनते हैं। और जो खान का पहला 96 में मानसेरा का जलसा हुआ था, उसमें 2-3 जो लोग थे, आई वाज वन ऑफ देम एंड आई वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। या उस वक्त से खान के साथ एक बॉन्ड है, फिर वो बॉन्ड स्ट्रांग होता रहा। बट ऑन अ पर्सनल लेवल आप क्या बनना चाह रहे थे? ये पर्सनल लेवल तो जी डेफिनेटली मेरा ये था, US आने का मेरा शुरू से शौक था। मेरा भाई यहाँ पर एक का पहले से, अच्छा, मुझसे 10 साल पहले आ चुका हुआ था। 98 में मैं भी यहाँ पर आ चुका हुआ था। तो ये था कि US आऊँ, यहाँ स्टडीज करूँ एंड बिजनेस, जो मेरा पर्सनल हुआ था। पॉलिटिक्स में वो नहीं था कि पॉलिटिक्स में अपना मैं कोई कैरियर देख रहा था। मैं भी हाँ कैरियर नहीं देखा पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स में तो आपको पता पाकिस्तान के अंदर बस वो फैमिलीज हैं जो पॉलिटिक्स करें, लेकिन बाहर से जो भी आ रहा है, या तो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, जो आके इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो
बिजनेस साइड से आपका किस तरह अमेरिका आना हुआ और यहाँ किस तरह आप यूएस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए? तो मेरा सोशलाइज तो मैं पहले से करता था। नहीं, आप तो पार्टी बॉय हैं। तो आप उसके जिस तरह भी ले, तो नहीं, आप और जुल्फी बुखारी एक जैसे ही हैं, लग रहा है। जुल्फी भाई है जी मेरा। अच्छा देखें, जब मैं इधर आया ना तो यहाँ पर 98 में ही आते साथ में पीटीआई यूएस के साथ इन्वॉल्व हो गया, सदात बरकी साहब के साथ, मैं शौकत खानम के साथ इन्वॉल्व हो गया। उसकी वजह से फिर यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ, यहाँ कम्युनिटी के साथ नेटवर्किंग शुरू हुई। जब यहाँ हुई तो यहाँ के कम्युनिटी के जो इश्यूज थे, उस वक्त 9/11 हो गया, उसके फौरन बाद उसमें कम्युनिटी को बड़े चैलेंजेस आए। उन्होंने बोला यार दिस इज़ द टाइम कि एज अ कम्युनिटी ये जितने चैलेंजेस इस वक्त 9/11 के बाद कम्युनिटी फेस कर रही है, इमिग्रेशन रिलेटेड, बाकी तो कम्युनिटी को इकट्ठा करके, ऐसी चीज़ नहीं है इस पर, ये एक ऐसा वक्त है कम्युनिटी को इकट्ठा करके ये चीज़ें हम कांग्रेस लेवल पे, यहाँ पर यूएस मेयर लेवल पे, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे डिस्कस करने की जरूरत है। ओके, तो उनको बैक फुट पे कम्युनिटी को नहीं रखता, उनको डिस्कशन में और यहाँ के जो पॉलिटिक्स में उसके नेटवर्क में उसको इन्वॉल्व कर रहा है। तो मैं सिंस दैट टाइम मुझे याद है, मैं मेयर ऑफ ह्यूस्टन ऑफिस के साथ भी इन्वॉल्व हो गया। मैं यहाँ जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी, जितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ इन्वॉल्व हो गया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आई केम हियर। तो यहाँ पर सोशली भी मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बड़ा इन्वॉल्व हो गया और पॉलिटिकली भी, और उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रोल्स भी ले लिए। फिर फिर करते 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 और फिर थ्रू आउट दीज इयर्स आई वाज डेमोक्रेट्स लाइक मोस्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब खान साहब की गवर्नमेंट आई उससे पहले ही मैं आपको बताऊं, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प, डेमोक्रेट्स are more conservative, Democrats are more family oriented people. इमिग्रेंट प्राइम, इमिग्रेंट सबसे बड़ी बात, तो वो एक रीजन था। लेकिन फिर जब खान साहब की पिछली गवर्नमेंट आई और जब खान साहब यहाँ पर आए तो उसके बाद थोड़ी सी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद थोड़ी सी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिपब्लिकन पार्टी होगी। ही वाज प्रो बिजनेस, मतलब इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेहतर थे, और डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज इकोनॉमी और बिजनेस के लिहाज से अच्छी नहीं थी। और फिर खान साहब जो कि हमारे हीरो थे, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग था, तो हम लोगों ने सोचा कि समझा कि रिपब्लिकन्स यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ खान साहब की गवर्नमेंट जब आई तो हमने बोला यार दिस इज़ द टाइम कि हम लोग इन रोड्स बिल्ड करें विद रिपब्लिकन पार्टी। तो फिर मैं यहाँ से एक लॉबिंग फर्म को लेके खान साहब के पास गया। मैंने कहा खान साहब, रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट है, वहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर एक लॉबिंग फर्म हायर करते हैं हु इज़ मोर ऑफ रिपब्लिकन, और रिपब्लिकन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते। बेसिकली मैं समझना चाह रहा हूँ लॉबिंग फर्म का, क्योंकि बहुत से लोग हायर करते भी, अभी जो प्रेसिडेंट हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने भी लॉबिंग फर्म हायर की है। कितना ज़रूरी होता है लॉबिंग फर्म को हायर करना, क्योंकि एक तरह वो आपकी पीआर कर रही होती है नई गवर्नमेंट के साथ। आप लोगों का ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, आपको लगता है कि इन गवर्नमेंट के ट्रम्प के साथ ताल्लुकात रहेंगे या आप लोगों के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं? देखिए, अब हम लोग पिछले 6 महीने से डायस्पोरा पे काम कर रहे हैं और डायस्पोरा इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रम्प। खान साहब के आउस्टर के बाद तो 98% डायस्पोरा दे वर रिपब्लिकन। और आप इधर इस वक्त किसी पाकिस्तानी से पूछें जिसने रिपब्लिकन को वोट किया और उससे रीजन पूछें कि आपने ट्रम्प को क्यों वोट किया, वो तो रिपब्लिकन भी नहीं है, वो कह रहे हैं हमने ट्रम्प को इसलिए वोट किया है कि पाकिस्तान पे में जो हालात हो रहे हैं उस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आवाज़ उठाएगी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली खामोश है, बल्कि हमारे कुछ बेचारे पाकिस्तानी तो ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आके खान को बाहर निकालेगा। जो क्यों करेगा यार वो, मतलब देखिए भाई, कोई भी, मतलब आई थिंक या ये जो एकदम एक मिसकंसेप्शन फैल गई कि जी ट्रम्प आएगा फ़ोन करेगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, वो इन ड्यू टाइम अपना ही होगा, उन्होंने हमारे मसलों में इंटरफेयर नहीं करना। हाँ, ये एक है एक्सपेक्टेशन कि शायद ट्रम्प की गवर्नमेंट आके हमारे इंटरनल अफेयर्स में वाकई नहीं, ये चीज़ होगी कि पिछले 2.5 साल से जिस तरह फालिस्तानीज़ ने प्रेसिडेंट ट्रम्प कैंपेन में काम किया और उनको बताया कि वी आर नॉट ओनली 1 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन्स, वी आर 4 मिलियन मुस्लिम वोटर्स जिसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? दैट्स अ बिग नंबर। और पाकिस्तानीज़ में आपको ये बताऊं कि आप जितनी भी यहाँ पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देख लें, इस्ना है, इकना है, केयर है, आप ये देखें कि उसके टॉप 5 लीडरशिप रोल में पाकिस्तानीज़ बैठे हैं। आप पूरे यूएस की मसाजिद को उठाएं और उसकी जो लीडरशिप कमेटीज होती हैं आप देखें उसमें पाकिस्तानी अमेरिकन बैठे हैं। फिर पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस जो कि 32,000 फिजिशियंस हैं, वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एंगेज है किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा। तो पाकिस्तानियों ने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ज्यूज बोलते हैं ज्यूइश लॉबी या इंडियन लॉबी, उनको भी सीन नहीं लगे है। पाकिस्तानियों ने भी अपनी उस स्ट्रेंथ को रियलाइज कर दिया पिछले 2.5 साल में स्पेशली। उन्होंने देखा है कि नाउ आवर वॉइस मैटर्स एज वेल। और उसकी जिंदा मिसाल आप ये देखें कि ये जो 2024 का यूएस इलेक्शन हुआ है,
इलेक्शन से 12 दिन पहले ये हुआ कि 12 दिन पहले डेमोक्रेट्स 62 यूएस कांग्रेस डेमोक्रेट्स वो लेटर लिखते हैं यूएस प्रेसिडेंट को कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस में उनको अंदर रखा हुआ है, उनके साथ बाकी प्रिजनर्स को अंदर रखा हुआ है, एंड दे आर ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस। और ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ है ये रिग्ड हुआ है, इसमें मैंडेट खान के पास है और इसमें यूएस सदर को इंटरफेयर करना चाहिए। यूएस कांग्रेस लेटर लिख रहा है 62 और सबके सब डेमोक्रेट्स हैं। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन से 4 दिन पहले जो लारा ट्रंप है, हु इज नॉट ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, शी इज को-चेयर ऑफ रिपब्लिकन नेशनल कमेटी एज वेल। वो पाकिस्तानी अमेरिकन स्पेशल पोजीशन उनको होस्ट करते हैं। वो वहां पर उनके साथ 35 मिनट्स का राउंड टेबल करती हैं जिसमें वो उनको ब्रीफ करते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो ब्रीफिंग ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इलेक्शन के वो होता है ना, इलेक्शन से पहले सबके साथ वो इंगेज करते हैं और वोटों के बाद वो पाकिस्तान में जिस तरह गायब हो जाते हैं सड़कें गलियों की के वादे करके। मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि लारा ट्रंप का ऑफिस, जो चेयर हैं रिपब्लिकन पार्टी उनका ऑफिस, वो सारे अभी तक पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन के साथ और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ इंगेज भी हैं, उनसे ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम यूएस परस्पेक्टिव, हाउस ऑफ रेजोल्यूशन 901 के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं, मगर मैं ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ यहाँ की इन्फ्लुएंस कितनी डिटर्मिन करेगी हमारी अगले 5 साल को। बिल्कुल उतना ही करेगी जितना, देखें कोई माने या ना माने, एक रियलिटी में आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब खान साहब का रशिया का विजिट हुआ था ना, उस पे आप देखें अमेरिका ने मना किया था कि ना, अमेरिका नहीं, मुशाहिद हुसैन ने परसों स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिकन एम्बेसडर ने कॉल किया था कि आप खान साहब को बोलें कि अपना विजिट कट करें और वापस आ जाएं। परसों मुशाहिद हुसैन का आपने स्टेटमेंट देखा है, तो खान साहब ने गुस्सा किया कि मैं इन द मिडल अपना विजिट कट करके वापस नहीं आ सकता। उसके बाद अमेरिका ने बोला भाई ठीक है, अगर आपने ये किया, अगर आप आगे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, इसमें आपको खान को आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अजय उन्होंने बता दिया था। यस, और इस पे इंटरसेप्ट की स्टोरी भी आई हुई है रायन ग्रेम की, ये पर उन्होंने साइफर को भी कि साइफर में जो डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद के साथ क्या बात की थी, वो बिल्कुल आप इंटरसेप्ट की उसके उस पर स्टोरी पढ़ लें। तो एक इंटरफेरेंस यूएस की हुई थी पाकिस्तान में। हम लोग चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनके साथ जाके यही बोलते हैं कि हमें यूएस की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरफेरेंस की थी, हमने वो नहीं चाहिए कि ट्रंप भी आके उससे इंटरफेरेंस करे। लेकिन हमें यह है कि जब पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही हो, डेमोक्रेसी का ऐसा मर्डर हो रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये हो रहा हो, तो फिर जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खामोश नहीं रहे। वो इस रजीम को सपोर्ट, वो खान को जेल से नहीं निकाले, वो ये नहीं कर रहे कि खान को आगे दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके प्राइम मिनिस्टर बना ले, लेकिन ये रजीम जो कुछ कर रहा है इसमें इनको सपोर्ट नहीं करे। हमसे एक डिमांड ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले 2.5 साल में की, और यही ट्रंप कैंपेन से भी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अगर कोई ज्यादती होगी तो उस पर आपने खामोश नहीं रहे। अच्छा। और मुझे बहुत उम्मीद है जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ करीबी लोगों ने हमारे साथ वादा किया, इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ जगहों पर वादा किया, तो मुझे लगता है, और इवन मुस्लिम्स अमेरिकन के थ्रू भी, तो मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खामोश नहीं रहेगी। तो जब वो खामोश नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में चेंज आएगी इंशाल्लाह। मैंने अपने आपको पॉलिटिकली बड़ा अलाइन किया है, पीएमएलएन के साथ भी एक टाइम पे मैंने सपोर्ट थी, मेरी पीटीआई के साथ भी सपोर्ट थी। अब मैं एक ऐसे दायरे पे या कहने के ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि मैं वाकई ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि पीटीआई का अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं है, आप लोगों के अंदर इतना डिवाइड आ चुका हुआ है, लीडरशिप वो नहीं होता कि हेडलेस वो चिकन की तरह कई आगे इधर निकल जाते। गंडापुर साहब ने भी बहुत लेट डाउन किया है। जो कुछ हुआ, मुझे लग रहा है कि पार्टी इमरान खान है तो पार्टी है, इमरान खान नहीं है तो पार्टी भी नहीं है। तो इस तरह की कब तक पाकिस्तान इस तरह के लीडर्स के साथ, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, पीपल पार्टी, मतलब इन लोगों के हेड्स हैं। अगर ये हेड्स नहीं है तो उसके बाद पार्टी भी नहीं एग्जिस्ट करती। डोंट यू थिंक पाकिस्तान डिजर्व्स अ ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टी नाउ व्हिच इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। पीटीआई वायद एक पॉलिटिकल पार्टी थी नेशनल लेवल पे, ठीक है, जो मिडिल क्लास को लेके आई, और ये वो लोग थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ज्यादातर, जी थोड़े बहुत इलेक्टेबल थे, ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे। और उन्होंने पॉलिटिक्स में आया इसलिए नहीं थे कि उन पर FIRs हों, उनके घर से उनकी माओ बहनों बच्चियों को उठाया जाए, अंडर एज बच्चियों को उठाया जाए। और इसी वजह से मैं कहता हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है जिसने पीटीआई छोड़ी भी है और जो अभी भी अंडर प्रेशर है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो मिडिल क्लास लोग थे, वो इसलिए आए नहीं थे, वो कोई सख्तियाँ जेल के
वॉर हार्डन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे। मैं आपसे दोबारा ये बात कर रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ की अपनी स्टेटमेंट है, जब नवाज शरीफ का आउस्टर हुआ तो नवाज शरीफ अस्पताल में पड़ा था, वो 20 बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे जो कि बाहर अस्पताल में आके नवाज शरीफ के साथ सॉलिडेरिटी कर सके। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पीटीआई आज भी खड़ी है। देखें, तोड़ने की कोशिश की है, तोड़ा कैसे है यार? आपकी पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक एस्टेब्लिशमेंट, एक फौज, 2 पॉलिटिकल पार्टियां, वो सब उन्होंने क्या क्या किया, जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपके घरों में चादर और चारदीवारी, मुशर्रफ के दौर और ज़िया के दौर में भी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया था। आपकी बच्चियों को उठाया गया है, आपके बच्चों को उठाया गया है। हमारे जिले शाह के साथ क्या हुआ, हमारे जर्नलिस्ट के साथ, ये चीज़ें पहले हमने नहीं देखी। इतनी सख्तियों, इतनी ब्लैकमेलिंग, इनके बिजनेसेस तबाह किए गए, कारोबार। मेरा दोस्त शेख वकास अकरम, उसने तो 9 मई के बाद पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान। उसकी पूरी ट्रांसपोर्ट ग्राउंड कर दी गई, उसके बावजूद पार्टी खड़ी है। अलमिया ये है कि वो जो मिडिल क्लास पॉलिटिक्स में आना चाह रही थी, आपने उनको इतना डरा दिया है कि वो नई लीडरशिप आपने बनने ही नहीं दी। तो इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। लीडरशिप बन रही थी, और लीडरशिप अगर किसी पार्टी ने बनानी थी, वो पीटीआई नहीं बनानी। सर, आपको लगता है पाकिस्तान में कभी किसी दौर में जमहूरियत, असल जमहूरियत थी जब से पाकिस्तान बना? नहीं। तो फिर आप क्यों मांग रहे? इसलिए मांग रहे। देखें, मी और जितने भी लोग हैं और जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उन सबको पता है पाकिस्तान किसका है। वी ऑल नो दैट। आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस नाउ। देन व्हाई आर वी फाइटिंग फॉर इट? व्हाई डोंट वी से कि हाँ भाई, आप लोग चला रहे हैं, इसको अच्छी तरह चला दें? मतलब व्हाई ये आगे पपेट्स क्यों रखे हुए हैं? और बड़ा अच्छा चला रहे थे भाई, इतने अरसे से चला रहे हैं ना, अभी भी चला रहे हैं, ठीक है, चलाने थे। क्यों, क्या मसला क्या पे? जवाब देता हूँ आपको। एक सब कॉन्टिनेंट था ना, उसमें से पाकिस्तान बना, 1971 में उससे बांग्लादेश बनाया गया, ठीक है। आज बांग्लादेश टेक्सटाइल में चाइना को क्रॉस कर चुका हो, ठीक है, हम में से बना था ना। इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, यहाँ इंडियंस का जो इन्फ्लुएंस है, हर चीज़। अगर 77 साल में वाकई पाकिस्तान को अच्छा चलाया होता ना, आज जो गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तान में जितने लोग हैं, मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं। आज ये देखें, आज भी 1-1 अरब डॉलर की खातिर हम भीख मांग रहे हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट वीक बयान दिया है कि जो 3 मुल्क जो रोल ओवर करते थे, जिन्होंने हमारे स्टेट बैंक में 1-1 अरब डॉलर रखा हुआ, तो उन्होंने रोल ओवर करने से भी मना कर दिया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं चलाया। देखें, जिस तरह आपने बोला, यस, पाकिस्तान में कभी भी रियल डेमोक्रेसी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि कोई और चला रहा था पाकिस्तान को। जिसका मतलब है कोई और चला रहा, तो उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा नहीं चलाया। क्या आज हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए, इंडिया से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अगर आज हम इंडिया के पार खड़े होते या बांग्लादेश से बेहतर होते, तो हम कहते यार चलो चलाओ यार, गुर्बत नहीं है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाले वक्तों में, अब ये जैसा आज देखें फतवा दे दिया है जी कि बीपीएन गैर रही है, ये मुल्क अच्छा चला रहे हैं। अच्छा, ये आगे देखें ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर बाकी मुल्क अच्छा चला रहे होते ना, मैं बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि अगर हम भी खान साहब के दौर में ये बोल रहे थे कि नहीं यार, उस वक्त सेम पेज, सर, हमारी भी गलतियां थी। लेकिन गलतियां आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा थी। मैं ये बिलीव करता हूँ खान साहब लीडर बहुत अच्छे हैं, खान साहब पॉलिटिशियन ज़रा कमज़ोर हैं। आप लोगों ने भी बड़े बंड मारे हैं, बड़े आप लोगों ने लोग लेके आए जिन्होंने आप लोगों को ऐसा ऐसा डसा है कि क्या बात है। अब द थिंग इज, देखें, हेट पॉलिटिक्स के अंदर वो चोर है, वो ये है, वो फलां है, वो फलां है, वो फलां है, वो एक भी चोर उनका आप लोग ने जेल में नहीं डाला, आप सबको उन्होंने डाल दिया। आप लोगों की ये टाइसन वर्सेस जेक वाली फाइट के अंदर हम पिस चुकी है। एक आम बंदा जो है, वो उसकी हड्डी भी नहीं, उसकी आपने पाँव भी तोड़ दिए हैं, बाजू भी तोड़ दिए हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। कोई अवाम का सोच ही नहीं रहा। स्मॉग का हाल देख लें, बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का आपने। और ये पॉलिटिक्स कब तक चलती रहेगी, हेट पॉलिटिक्स? क्यों नहीं कोई उठ के सोच रहा कि यार इनफ इज इनफ, और मुल्क तो चला लो यार, मुल्क चलेगा तो ये सब कुछ चलेगा। यहाँ क्यों नहीं कोई आ रहा? मैं अब आपको ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त खान के साथ खड़े हैं, ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ एक चीज बता रहा कि अभी पीटीआई की गवर्नमेंट आती है अगर, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह आएगी, और अगर चीजें उसी तरह चली जिस तरह पीटीआई के पिछले टेन्योर में चली हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो आज इस रजीम के खिलाफ खड़े हैं ना, वो पीटीआई के रजीम के भी सामने आकर खड़े हो जाए। इनफ हो गया, वरना आपकी बात से एग्री कर। अगर यही लोगों को गायब किया गया, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई,
फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये पाबंदियां लगाई गई, बुज़दार आया, महमूद खान आया और आम आदमी के बारे में नहीं सोचा गया, तो I'll be the first one, ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी पहले मैं आपको बता रहा हूँ, I'll be the first person जो पीटीआई गवर्नमेंट के सामने भी आकर खड़ा होगा कि इनफ इज इनफ, एंड I'll be the first person जो मैं पीटीआई भी छोड़ दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, खान से ज्यादा पेट्रियाटिक बंदा कोई नहीं है। खान प्रो पाकिस्तानी आदमी, वो पाकिस्तान के गरीब आदमी का भी नोच हुआ है, ये पता है। देखेंगे मैं उससे उसका फर्स्ट टाइम था, गलत टीम सेलेक्ट हुई, गलत डिसीजंस भी हुए, लेकिन मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ कि आगे मूविंग फॉरवर्ड खान साहब इस तरह के डिसीजंस नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो खान साहब को भी मैं ये बता रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब के सामने आगे खड़े हो जाए, नो नो मोर। अल्लाह करे सर, ये पाकिस्तान, अल्लाह करे पाकिस्तान के बारे में मतलब सोचना शुरू करें सारे। ट्रंप आ गया, मुबारक हो आप लोगों को, यहाँ सारे अमेरिकन बहुत खुश हैं। इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि स्विंग स्टेट्स ऐसे नंबर्स आए हैं कि वाह वाह वाह। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मेन फ़र्क आप देखने वाले हैं कि पाकिस्तान को जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी, या बल्कि ओवरऑल, क्योंकि उसने आते साथ ही कहा कि जी मैं यूक्रेन वॉर की ख़त्म करने वाला हूँ और मैं इसराइल वाला जो सिचुएशन है उसको भी मैं हैंडल करने वाला हूँ। आपको लगता है कि दैट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बल्कि 6 मंथ क्या, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे तो लग रहा है इनमें से एक जंग बिफोर प्रेसिडेंट ट्रम्प टेक्स ओथ, वहाँ पर एक जंग खत्म हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा। मुझे गाजा पे बड़ा बहुत उम्मीद, अल्लाह करे, वहाँ पर बहुत ही ज्यादती हो रही, तो वो तो पहला अल्लाह करे वो चीज़। और जितना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मुसलमानों के साथ वादा किया है, और आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इलेक्शन की रात ये एक स्टेटमेंट दिया था, इलेक्शन से पहले उन्होंने ये बोला था जो मुसलमानों के साथ रिपब्लिकन पार्टी का कोलिशन हुआ है वो यूएस की तारीख का सबसे बड़ा कोलिशन है विद एनी माइनॉरिटी ग्रुप, और वो इसी वजह से हुआ है कि मुस्लिम आर पीस लविंग पीपल, और वो बाइडेन और हैरिस को इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे बिकॉज दे बिलीव दे आर वॉर मोंगर्स। ठीक है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो सीज फायर हो जाएगा। यस, लेकिन 6 मंथ्स का आप टाइम बोल रहे हो, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि दोनों जंगें 6 मंथ्स में खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अब ये दोनों जंगें अगर 6 मंथ में खत्म होती हैं, अब आप ये देखें विच इज वेरी कंसर्निंग, बाइडेन ने अपनी कैबिनेट ऑलमोस्ट 90% सेलेक्ट कर दी है। ठीक है, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, माइकल वॉल्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस। अब मैं आपको इन तीनों लोगों का बताऊं, ये तीनों लोग प्रो इंडियन है। ठीक है, मार्को रूबियो अभी कुछ अर्सा पहले सेनेट में एक रेजोल्यूशन लाए हुए हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मिलिट्री पे सैंक्शंस लगाई जाए। माइकल वॉल्स ने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी हुई है जो कि बड़ी वायरल। ठीक है, अब एट दिस टाइम जो पाकिस्तानी डायस्पोरा अभी पिछले 2-2.5 साल से यही बात कर रहा है कि आप जिस तरह बांग्लादेश में, जिस तरह नाइजीरिया में, जिस तरह वेनेजुएला में जो लोग इलेक्शन में रिगिंग करते हैं उन पे सैंक्शंस लगाते हैं, तो आप पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने रिगिंग की उन पे सैंक्शंस लगाए। तो अगर ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की कैबिनेट आ गई और ये जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है ये अलाइन कर गया, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। ठीक है, तो ये वक्त ऐसा है सर, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि जिस तरह इजरायली जूइश लॉबी पे कोई सींग नहीं लगे हुए थे, इंडियन लॉबी पे कोई सींग नहीं लगे हुए थे, पाकिस्तानी इस वक्त एज इनको इतना ही इन्फ्लुएंस है जितना उन दो लॉबीज का। और मैं आपको मिसाल दिए कि इलेक्शन से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों को किस तरह एंगेज किया गया था, और आरएनसी रिपब्लिकन नेशनल कमेटी और डेमोक्रेट नेशनल कमेटी ने उनके साथ मीटिंग्स की थी कि आपकी क्या डिमांड्स है। तो मेरी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप से एक रिक्वेस्ट है इस वक्त आपके इस प्रोग्राम, आपके प्लेटफॉर्म के से, कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो इतना इन्फ्लुएंस्ड है इस वक्त यूएस में और प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इनको अपने साथ अलाइन करें, उनके साथ कंसर्ट नहीं करें, ताकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए आगे मुश्किल हो। पाकिस्तान के लिए आगे इतना ऑलरेडी पाकिस्तान मुश्किलात में जा चुका हुआ है, पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करें। इंडिया को अलाउ कर रहा है ना यूएस कि वो रशिया से ऑयल खरीद के उसका बाय प्रोडक्ट अमेरिका को बेच रहा है। हाँ बिल्कुल, इंडिया को अलाउ कर रहा है ना यूएस, और वो इंडियन रुपीस में ले रहे हैं। एग्जैक्टली, और इंडिया को अलाउ कर रहा है ना यूएस के वो चाइना ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपसे आज वादा करता हूं कि पाकिस्तानी अमेरिकन का इतना इन्फ्लुएंस है इस वक्त कि वो बोल सकते हैं यार कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है या रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है या चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, तो उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान रशिया और चाइना के ब्लॉक में जा रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ इस वाक़ है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ तो लोग हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, हमारे चैलेंजेस हैं। अगर हम ईरान से गैस पाइपलाइन ला रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के गरीब लोगों की ज़रूरत है। हम कोई ब्लॉक नहीं बना रहे। जो आप इंडिया को अलाउ कर रहे हो, पाकिस्तानियों को भी अलाउ करो, और पाकिस्तानी अमेरिकन
इस वक्त ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लॉबी भी कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा इन पाकिस्तानियों को हमारी मिलिट्री या हमारी जो कौम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अपने साथ अलाइन करके अपने साथ लेके चलें और वो पाकिस्तानी अमेरिकन से ये टास्क करवा सकते हैं। सर सवाल का जवाब दे दें, क्या इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे? मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी, दुनिया के हालात देखते हुए, और इस वक्त ये जो खान साहब ने अभी आप देखें 24 की लास्ट कॉल भी दी हुई है। आई एम वेरी होपफुल खान विल बी आउट बिफोर December 15। बिफोर December 15। अल्लाह खैर। और आपको क्या लगता है हमारे यहाँ इलेक्शन तो होंगे फिर से? देखें, ये तो सबको नज़र आ रहा है कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल पेट की हुई है, ठीक है। अभी IMF दोबारा पाकिस्तान में बैठा हुआ है। आप ये देखें कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो उसने बजट डेफिसिट किया 160 अरब रुपए का। आपकी केपी गवर्नमेंट ने ओवर 70 बिलियन रुपीस का बजट सरप्लस किया। इवन सिंध ने बजट सरप्लस किया। आपकी पंजाब की गवर्नमेंट ने बजट डेफिसिट किया 150 अरब रुपए का। जितने इनके आप ये देखें कोई 100 अरब रुपया प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और उनके एयर फ्लीट पे लगाया जा रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि इनका पाकिस्तान की इकॉनमी और वो सही करने का मकसद ही नहीं है, कोई इंटेंशंस ही नहीं है उनका। ये और जितना खा सकते हो, अपने केसेस ख़त्म कर सकते हो, निकलो। ऑलरेडी इनके सारे आप देखें, जितनी नून लीग है, जितनी पीपल पार्टी है, इस वक्त सारी इनकी सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान से बाहर बैठी है ना जी, स्मॉग आ गई है ना। तो हाँ, उनकी नहीं स्मॉग भी, और उनकी एम्पायर्स भी पाकिस्तान से बाहर है, उनके बिजनेसेस भी पाकिस्तान से बाहर है। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने सुना है कि IMF की टीम खान से मिलना चाह रही है। अच्छा जी। क्योंकि उनको पता है कि मैंडेट जिसके पास है आगे जो नेशनल पॉलिसीज में उसकी ज्यादा चलनी है, तो उसे जाके चलें कि यार अगर IMF हम सिर्फ पाकिस्तान को जो भी आगे जो हेल्प करनी है उसमें आप, अगर आपके पास मैंडेट है, आप सपोर्ट करेंगे इन पॉलिसीज में या नहीं। तो इनके पास मैंडेट नहीं है। इंटरनेशनल डोनर्स को भी पता है, बाकी इंटरनेशनल वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पता है कि इनके पास मैंडेट नहीं, ये आगे और नहीं चल सकते। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट भी 4-5 महीने से ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ 4-5 महीने में इंटरम सेटअप भी बाय मार्च अप्रैल इन पाकिस्तान। जैसे देखें, पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर है अल्लाह करे वही हो। और मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान को चलाए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को ह्यूस्टन में ही देख रहे हैं या पाकिस्तान में देख रहे हैं? देखें, मैं पिछले 25-30 साल में ना अगर US पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हूँ, उसका एक ही मकसद था पाकिस्तान, कि यहाँ से बैठ के हम पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और खान के दौर में मैंने एक चीज़ इनिशिएट की थी, जो मेरे यहाँ पर दोस्त हैं, सजाद बरकी साहब हैं, हम लोगों ने पहली दफ़ा एक पाकिस्तान डायस्पोरा फंड बनाया था, और जिन्होंने कमिट किया था कि वो पाकिस्तान में $3 बिलियन खान साहब के दौर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा। और उसमें से मैं आपको ये बताऊं कि 300-400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की भी थी, ठीक है। तो मेरा एक ही मकसद है, US पॉलिटिक्स में भी एक ही मकसद है कि हम पाकिस्तानी जो यहाँ पर डायस्पोरा है उसके थ्रू कॉर्पोरेट अमेरिका को पाकिस्तान के साथ कैसे इंगेज कर सकते हैं, पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी जो चाहे आगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम करेंगे, US के साथ भी काम करेंगे, उसका मकसद ऐसे ही है कि हम पाकिस्तान को कैसे उठा के दुनिया, नॉर्थ कोरिया वाले उससे निकाल के, और इंडिया और साउथ कोरिया वाले पाकिस्तान का नैरेटिव बना सके पूरी दुनिया के सामने। मेरा मकसद ये है कि उसके लिए चाहे मुझे यहाँ पर रह के काम करना पड़े या पाकिस्तान जाना पड़े, आई विल डू एनीथिंग इंशाल्लाह। अल्लाह खैर। सर, बात आपने बिल्कुल वजह की है। मेरी तो ये दुआ है सर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे। बट सर, रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। बाकी आप लोगों से भी वही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो भी आपकी बादशाहत है वो मैटर नहीं करती। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, अल्लाह करे कि हम इकट्ठे मिल के काम करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।